हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं गीलन-बारे सिंड्रोम के बारे में। गीलन-बारे सिंड्रोम या गुइलेन-बारे सिंड्रोम। अब आप जरा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, गीलन-बारे सिंड्रोम की या गुइलेन-बारे सिंड्रोम की। आते हैं अभी इसी वीडियो में, आगे बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपने देखा है पिछले ही कुछ दिनों में, अभी का रिसेंट डाटा बता रहा है कि महाराष्ट्र में, खासकर पुणे के अंदर 110 केसेस देखने को मिले हैं इस गीलन-बारे सिंड्रोम के। कहां ये गीलन-बारे सिंड्रोम कभी साल भर में 1 लाख पॉपुलेशन में किसी एक इंसान को निकलकर आता था, और कहां अभी पिछले कुछ दिनों में ही 110 केसेस आ गए हैं इसके। है तो ये अचंभे वाली बातें, लेकिन क्या क्वेश्चन ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या ये गीलन-बारे सिंड्रोम पैंडेमिक का रूप ले लेगा? क्या ये गीलन-बारे सिंड्रोम आपको हो सकता है? क्या ये गीलन-बारे सिंड्रोम आपके बच्चों को भी हो सकता है? अगर होता है तो कैसे होता है? क्या कुछ मिलता है इस गीलन-बारे सिंड्रोम के अंदर? कैसे आप इसको डायग्नोज कर सकते हो? क्या कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल है मार्केट में? क्या कुछ किया जा सकता है इसके अगेंस्ट? क्या घर बैठे भी इसको ट्रीट किया जा सकता है या हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावनाएं बन जाती हैं? इसी वीडियो में आगे कुछ आपको टिप्स भी दूंगा जिससे आपको बहुत आसानी हो सके पकड़ने में कि क्या ये गीलन-बारे सिंड्रोम ही है या कुछ और है। तो स्टार्ट करने से पहले इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओके। सबसे पहले बातें कर लेते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि बार बार यही कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं गीलन-बारे सिंड्रोम, कुछ लोग बोलते हैं गुइलेन-बारे सिंड्रोम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत जाता है लोगों को कि क्या ये दोनों डिजीज एक है या क्या ये दोनों डिजीज डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकली अगर स्पेलिंग वाइज अगर आप देखो तो इसे लिखा जाता है GUILLAIN, दैट इज गिलेन, BARRE बारे, देन SYNDROME सिंड्रोम, गुइलेन-बारे सिंड्रोम। लेकिन इस तरीके से हमें प्रोनाउंस नहीं करना होता है। प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होता है, गीलन-बारे सिंड्रोम। तो कहने का मतलब ये दोनों टर्म्स एक ही है। कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं एज गुइलेन-बारे सिंड्रोम, एंड कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं करेक्टली मेडिकली एज गीलन-बारे सिंड्रोम। उम्मीद करता हूं अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या है ये गीलन-बारे सिंड्रोम। तो गीलन-बारे सिंड्रोम एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके बॉडी का जो सेल्स होता है, फाइटर सेल्स, ये फाइटर सेल्स को ऐसा लगता है कि आपका जो पेरिफेरल नर्व्स है, ये जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यही एनिमी है। एंड ये फाइटर सेल्स अटैक कर देता है अपने ही नर्वस टिश्यूज को, अपने ही पेरिफेरल नर्व्स को, एंड धीरे धीरे ये नर्व्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है बॉडी में, एंड यही लीड करता है इस डिजीज को, दैट इज गीलन-बारे सिंड्रोम। कॉजेस को अगर देखें तो कोई स्पेसिफिक एटियोलॉजी अवेलेबल नहीं है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मलेरिया की बीमारी है, मलेरिया है तो आपको पता है कि ऑफ कोर्स ये प्लाज्मोडियम से ही हुआ होगा। अब ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो सकता है, एटसेट्रा। सिमिलरली अगर किसी को टाइफॉइड की प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स ये साल्मोनेला से ही हुआ होगा। लेकिन जहां तक इस गीलन-बारे सिंड्रोम की बातें हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपके इस इम्यून सिस्टम को इंसाइट करे, एक्साइट करे, स्टिमुलेट करे अपने ही बॉडी के अगेंस्ट, उनसे ये गीलन-बारे सिंड्रोम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर आप इंटेस्टिनल पैथोलॉजी की बात करो तो कुछ लोगों में जहां पे डायरिया देखने को मिलता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिलता है, खासकर कैंपाइलोबैक्टर जिजनाई बैक्टीरिया से। तो ये जो कैंपाइलोबैक्टर जिजनाई है, कई बार ये बॉडी में जाकर ऐसे ऑटोनोमस इम्यून सिस्टम को एक्साइट कर देता है, एंड ये जो इम्यून सिस्टम है ये आपके बॉडी के नर्वस टिश्यूज को ही अपना एनिमी समझ लेता है, एंड यहां जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से कुछ वैक्सीन्स, खासकर फ्लू वैक्सीन,
कई केसेस रिकॉर्ड हैं कि फ्लू वैक्सीन देने के बाद भी ये जीबी सिंड्रोम देखने को मिला है। इवन ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल कोल्ड फ्लू जो चलता आता है बच्चों में, बड़ों में, ये कई बार नॉर्मल कोल्ड फ्लू के वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम एक्साइट हो जाता है एबनॉर्मली, एंड ये आपके नर्वस टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ एक आध दो चार कारण हैं जिसके वजह से इम्यून सिस्टम एक्साइट होता है एंड ये डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है नर्वस टिश्यूज के। प्लस कुछ मेडिसिन भी हैं, ड्रग इंड्यूस्ड हैं, केमिकल इंड्यूस्ड हैं, टॉक्सिन्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहने का यही मतलब है कि कोई खास एक स्पेसिफिक एटियोलॉजी नहीं है इस डिजीज का। जैसा कि पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से ब्रीफली आपको बता दूं कि होता क्या है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आपके इम्यून सिस्टम को एक्साइट करता है तो आउट ऑफ एक्साइटेशन ये जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो कि फाइटर सेल्स है, वो आपके ही नर्व, पेरिफेरल नर्व्स के अगेंस्ट वो अपना एक एनिमी समझता है इस पेरिफेरल नर्व्स को, एंड इस नर्व के अगेंस्ट ये काम करता है एंड इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो कई बार ये देखा गया है कि आपको प्रीवियसली कभी गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ था, या फ्लू सिम्टम्स हुआ था, निमोनिया हुआ था, या कभी कोई ट्रॉमा हुआ था, या आपने कभी कोई ड्रग्स लिया था, तो ये सब पहले कभी लिया गया था जिसका इफेक्ट आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है। इसलिए कई बार आप देखो तो ये जीबी सिंड्रोम में पेशेंट्स यूजुअली एफेब्राइल होते हैं। मैंने बोला ही था कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्या ये जीबी सिंड्रोम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहला तो मैंने आपको यही पॉइंट बता दिया कि यूजुअली जब ये जीबी सिंड्रोम स्टार्ट होता है तो ये एफेब्राइल कंडीशन में ही स्टार्ट होता है। कहने का मतलब उस समय आपके पास हाई रनिंग वो टेम्परेचर नहीं होता है, 102 103 फ़ारेनहाइट वाला ये सिस्टम नहीं होता है, आप एफेब्राइल कंडीशन में होते हो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं अभी इस पॉइंट पे। तो क्लिनिकली इसे एसेंडिंग पैरालिसिस की तरह देखा गया है। क्या होता है इसमें, बिल्कुल इनिशियल सिम्टम्स में अगर आप देखोगे तो नंबनेस, टिंगलिंग एंड थोड़ा सा मस्कुलर पेन, कहां पे, लोअर लिम्स में शुरू होगा। पांव में आपको एक थोड़ा सा सूनापन सा लगेगा, झंझनाहट सी महसूस होगी, एंड कई बार पेन होगा, खिंचाव सा आपको महसूस होगा लोअर लिम्स में। कई बार आप इसको यूं भी इग्नोर कर दोगे कि चलो कोई बात नहीं है, नंबनेस हो रहा है, थोड़ी सी झुंझुनाहट है, टिंगलिंग है, थोड़ा सा दर्द ही तो है, अपने आप से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। आप कई बार इसे नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन धीरे धीरे ये अपना मेन रूप लेना शुरू करता है एंड ये असेंडिंग पैरालिसिस की तरह ये बिहेव करता है। तो पैरों से ये शुरू होगा, एंकल्स के बाद ऊपर आएगा, नी जॉइंट्स पे आएगा, थोड़ा सा और ऊपर आएगा, आपके हिप जॉइंट की तरफ आएगा, थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा। तो कई बार क्या होता है, ये बढ़ते बढ़ते ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कई बार ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो खासकर ऐसे कंडीशन में आप देखोगे तो जिन पेशेंट्स को ये होता है, ये मॉर्निंग में जैसे अगर ये जाग रहे होते हैं तो जागने के बाद जब ये बेड से नीचे उतरते हैं तो उतरने वक्त ही इनको कई बार पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द सा महसूस होगा। शाम होते ही, रात होते ही इनको वीकनेस बहुत आ जाएगी, चलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेड पे ही रिडन हो जाएं, बेड रिडन हो जाएं। तो थोड़ी भी हरकतें आप देखोगे तो लोअर लिम्स में, खासकर जहां पे टोज हैं, ये जो तलबे हैं, आप उनको अगर बोलोगे इसको मूव करने के लिए तो कई बार क्या होता है, ये पेशेंट अगर वो पैरालिसिस वाली कंडीशन में आ गए हैं तो इसे मूव भी नहीं कर पाते हैं। टोज को आप बोलो जस्ट ऊपर नीचे ऐसे करने को, पैर की बात कर रहा हूं, पैर के टोज को, तो ये ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं कर पाते हैं। यहां से अगर एंकल, ये तो हमारा रिस्ट ज्वाइंट है, लेकिन पैरों को अगर आप देखो तो ये जो एंकल ज्वाइंट है, यहां पर अगर आप इनको बोलो ऐसे फ्लेक्स करने को या एक्सटेंड करने को, तो वो भी ये नहीं कर पाते हैं। तो ये पैरालिसिस की कंडीशन शुरू हो जाती है इस जीबी सिंड्रोम में। एंड जैसा मैंने आपको बोला, धीरे धीरे ये असेंड करता है ऊपर की ओर। यहां पे एक टिप और आपको दे दूं कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर एंड ये जो एनल कैनाल है, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया है।
जैसे कुछ और कंडीशन होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, जैसे कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, अचानक से यूरिन पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। जबकि जीबी सिंड्रोम के अंदर यूरिन पे पूरा कंट्रोल रहता है पेशेंट को। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा, जब इसे सेंसेशन मिलेगा पेशेंट को, तभी ये पास करेंगे। इसी तरीके से एनल कैनाल में भी कोई इनकॉन्टिनेंस वाली बात नहीं होती है। जब प्रेशर बनेगा, जब लगेगा कि अब हमें स्टूल पास करने जाना है, तो वो स्टूल पास करेंगे। इसी तरीके से एक और टिप यहीं पे ऐड कर दूं मैं, जब ये एसेंड करता होता है तो चूंकि ये आपके ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता है, तो आपका सेंसोरियम मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें भूलते जाते हो, आप डिसओरिएंटेड हो जाते हो, लोगों को पहचानना आप छोड़ देते हो, एंड एक कोमाटोज वाली स्थिति आ जाती है आपके पास। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ब्रेन इसमें कंप्लीटली वर्क करता रहता है, ये काम करता रहता है। तो ये 2-3 टिप्स मैंने अभी आपको बता दिया। आगे और भी कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ नहीं होता है इसमें। तो क्लिनिकली आपने ये देखा। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आप इसमें देखते हो। तो खासकर कुछ 4% 5% ऑफ पॉपुलेशन में जो डेटा अभी तक का पब्लिश्ड है, इसमें ये कहा गया है कि 4 to 5% इसका फर्टिलिटी रेट है। मतलब कि मोर्टेलिटी अगर 100 लोगों में जीबी सिंड्रोम हुआ है, तो कुछ 4 से 5 पेशेंट्स में डेथ की संभावनाएं भी बन जाती हैं। एंड डेथ की संभावनाएं क्यों बनती हैं? अगर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर उनका इन्वॉल्व हो गया है, तो जहां पे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सांस नहीं आता है, चूंकि ये मसल्स काम नहीं करता होता है, अब वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल हमें ऊपर से सांस देने की जरूरत पड़ती है, ताकि सांस लंग्स को थोड़ा सा इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट किया जा सके। इसी तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जीबी सिंड्रोम में। सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, आगे चल के शॉक की संभावनाएं इसमें बन सकती हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो देखा गया है ये जीबी सिंड्रोम में। एंड खासकर उन लोगों में जहां पे रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है, वहां पे मॉर्बिडिटी देखी गई है। कुछ हेमीपैरेसिस, कुछ पैरापैरेसिस, कुछ ऐसे कंडीशंस जहां पे पैरालिसिस की स्थिति हो जाती है लोगों के पास, एंड वो लाइफ लॉन्ग आगे चलकर पैरालाइज्ड कंडीशन में ही रह जाते हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी इंसिडेंट्स, थोड़ी डेटा की ओर चलते हैं। तो इंसिडेंस वाइज अगर आप देखो, तो यूजुअली ये जो जीबी सिंड्रोम है, ये एल्डरली पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये चिल्ड्रन में एंड यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा आप देखो तो ये अफेक्ट नहीं करता है। खासकर 6 साल से 5 साल के नीचे वाले बच्चों में जीबी सिंड्रोम बहुत रेयरली देखा गया है। एंड जीबी सिंड्रोम अगर 5-6 साल से नीचे वाले बच्चों में होता भी है, तो उसको पकड़ पाना जरा सा टफ है, क्योंकि उन बच्चों में ये फुल फ्लेजेड इस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी नहीं मिलती है, इस तरीके की क्लिनिकल फीचर्स एंड फाइंडिंग्स इनमें नहीं मिलती है। जबकि एल्डरली पॉपुलेशन में आप देखो तो अच्छे से एग्जामिन करने पे डायग्नोसिस इजीली बन जाता है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन। इन 2 पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान से देखा है, तो 80-90% आप यूं भी पकड़ सकते हो कि हाँ ये जीबी सिंड्रोम है, क्योंकि हिस्ट्री वाइज आपको कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको बताया इस पूरे वीडियो में, कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री मिलेगी। कुछ डायरिया हुआ था पहले, या कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हुआ था पहले, कुछ निमोनिया सा हुआ था, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, ड्रग्स कंज्यूम किया था, या कुछ ट्रॉमा हुआ था ऐसा, तो ये हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो जो बातें मैंने अभी आपको सिम्टम्स में बताया है, जो क्लिनिकल फीचर्स में बताया है, ये आप एग्जामिनेशन में डिटरमिन कर सकते हो। खासकर ए रिफ्लेक्सिया, जहां पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट हो जाए, ये आपको एक और टिप मैंने दे दिया अभी इसी वीडियो में, कि अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपका एब्सेंट है बाइलैटरली, सिमेट्रिकली, तो ये आपको जीबी सिंड्रोम की ओर ही इशारा करता है। और डायग्नोसिस में अगर हम लोग बात करते हैं तो नन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है, नन स्पेसिफिक है। जैसे कि आप नर्व कंडक्शन वेलोसिटी करवा सकते हो एनसीवी प्लस ईएमजी करवा सकते हो आप इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी से एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी से आपको जो ग्राफ प्रोड्यूस होता है, उस ग्राफ को आप रीड करके एक बार को अंदाजा लगा सकते हो कि हो ना हो ये जीबी सिंड्रोम हो सकता है।
एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो ये जो बोलते हैं ना लंबर पंक्चर, सीएसएफ एग्जामिनेशन, आमतौर पे भाषा में हम लोग कह देते हैं कि रीढ़ की पानी, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके पानी का हम लोग जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये जो सीएसएफ एग्जामिनेशन है, इस सीएसएफ एग्जामिनेशन में एक टर्म है दैट इज एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन। कहने का मतलब कि प्रोटीन जो कंटेंट है, प्रोटीन बहुत हाई मिलेगा एंड इसके रेस्पेक्ट में जो डब्ल्यूबीसी है, टीएलसी है, वो जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो काफी लो मिलेगा। तो एक डिसोसिएशन सा हो गया, कहां प्रोटीन इतना हाई, कहां डब्ल्यूबीसी इतना लो। तो ये जो डिसोसिएशन है ये भी आपको इशारा करता है टुवर्ड्स गुइलेन-बारे सिंड्रोम। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, नर्व कंडक्शन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी फॉलोड बाय सीएसएफ एग्जामिनेशन। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। तो यूजुअली आप देखो तो जीबी सिंड्रोम का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तो है ही नहीं। अब ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम तो है ही नहीं कि आपने एंटी मलेरियल दे दिया एंड मलेरिया ठीक हो गया। ये टाइफॉइड का साल्मोनेला तो है नहीं कि आपने साल्मोनेला के अगेंस्ट एंटीबायोटिक चला दिया एंड टाइफॉइड ठीक हो गया। ये तो है जीबी सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लड़ने के लिए एट अर्लीस्ट आपको आईवीआईजी या प्लाज्मा फेरेसिस कराना होगा। आईवीआईजी दैट इज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आईवीआईजी एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जो आपको एट अर्लीस्ट इन्फ्यूज करना होगा बॉडी में। इसकी एक डोजेज है, उस डोज के अकॉर्डिंग आपको 1 दिन में, 2 दिन में या 4 डेज में, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे इसे देना चाहते हो। तो यूजुअली हम लोग बच्चों में 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं इसे, 1 डे में, 2 डेज में या 4 डेज में, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, अकॉर्डिंग टू एज एंड ऑल। तो आईवीआईजी का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही साथ आपको सपोर्टिव थेरेपी इसमें देना होता है। सपोर्टिव थेरेपी कहने का मतलब है कि जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप देखो ऑटोनोमस सिस्टम का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके वजह से पल्स रेट कभी हाई कभी लो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा। तो यहां पे वाइटल ऑर्गन्स के सपोर्ट के लिए आपको सपोर्टिव थेरेपी देने की जरूरत होती है। सिमिलरली सिम्प्टोमेटिक थेरेपी भी आपको देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आता है। अब पेनफुल कंडीशन है, पेन हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको एनाल्जेसिक देने की जरूरत पड़ेगी। वॉमिटिंग हो रही है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो वॉमिटिंग है तो एंटीमेटिक देने की जरूरत पड़ेगी। अगर पेट में दर्द है तो एंटी कोलिनर्जिक्स देने की जरूरत पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या हो रहा है बॉडी के साथ, क्या कुछ सिम्टम्स दिख रहा है बॉडी में, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी भी आपको देने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें इस जीबी सिंड्रोम से रिलेटेड। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो क्वेश्चंस होता है लोगों का कि क्या ये जीबी सिंड्रोम छूने से फैलता है, क्या ये जीबी सिंड्रोम खांसने से, छींकने से, साथ रहने से फैलता है। ये पॉपुलेशन में, ये सोशल मीडिया में हर जगह ये आ रहा है। क्या है इसका जवाब? तो इसका जवाब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से क्लियरली देना चाहता हूं कि जीबी सिंड्रोम इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं करता है। तो इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में अगर किसी को जीबी सिंड्रोम हुआ भी है तो आप उनसे मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं पूरी तरीके से, एंड करनी भी चाहिए इस जीबी सिंड्रोम में, क्योंकि जीबी सिंड्रोम एक बार पैरालाइजिंग कंडीशन शुरू होती है तो बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है, मैंने पहले ही आपको बताया, क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको हो सकता है या आपके बच्चों को भी हो सकता है। तो मैंने बताया आपको कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है, ये यंग अडल्ट्स में एंड ये चिल्ड्रन को बहुत रेयरली अफेक्ट करता है, लेकिन ये अफेक्ट कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप यंगहुड में हो या अभी आप बच्चे ही हो तो आपको कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हमें इस पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कई बार देखने को मिलता है जीबी सिंड्रोम, कई बार हमने आईवीआईजी चढ़ाया है, कई बार हमने इन बच्चों को इस पैरालाइजिंग कंडीशन से बाहर निकाला है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर वो पेशेंट जिसको जीबी सिंड्रोम हुआ है, क्या वो पैरालिसिस के शिकार हो जाएंगे? इसका भी आंसर है कि
मोर देन 95% ऑफ केसेस कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। कंडीशन ये है कि आप उसको एट अर्लीस्ट ट्रीटमेंट आपने दे दिया हो, IVIG आपने उनको दे दिया हो या प्लाज्माफेरेसिस आपने कर दिया हो। वो केस जहां पे ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दी जाती है या बहुत डिलेड ट्रीटमेंट किया जाता है, वो केस जो स्टार्टिंग से ही बहुत सीवियर था, वो केस जो हाईली मतलब कि काफी एल्डरली पॉपुलेशन में हुआ है, ये 2-3 केसेस में कुछ रेजिडुअल अमाउंट ऑफ पैरालिसिस रह जाता है जो लाइफ लॉन्ग रह सकता है। प्रोग्रेशन की क्वेश्चन आती है हमेशा कि ये कितने दिनों में प्रोग्रेस करता है। तो प्रोग्रेस के लिए आप जान लें, ये प्रोग्रेस बहुत फास्ट भी करता है एंड कई बार स्लो प्रोग्रेशन भी होता है। 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, तो प्रोग्रेस करने का कोई खास टाइम लिमिट नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में प्रोग्रेस करेगा। हो सकता है 2 घंटे में ही प्रोग्रेस कर जाए या असेंडिंग पैरालिसिस शुरू हो जाए, नीचे से ऊपर तक आ जाए। हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए इससे प्रोग्रेस करने में। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पकड़ना आना चाहिए कि ये जीबी सिंड्रोम ही है। एंड जीबी सिंड्रोम पकड़ने के लिए 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से याद कर लें, एक बार रिवाइज कर लें इस बात को। एफेब्राइल होता है ये जीबी सिंड्रोम, असेंडिंग पैरालिसिस होता है, इसमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें ए रिफ्लेक्सिया मिलेगा, कहने का मतलब कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स इसमें एब्सेंट मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर एंड एनल कैनाल का इनकॉन्टिनेंस नहीं मिलता है। ब्रेन बिल्कुल अनटच्ड रहता है। आप अच्छे से सोच सकते हो, समझ सकते हो, आप यहां से थोड़े भी सप्रेस नहीं होते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स था इस जीबी सिंड्रोम को लेके। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पसंद आई होगी। आप लोगों को पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें एक जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपने नए अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।